नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। चलिए आपको सीधे गाजीपुर लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। गरीबी से बाहर निकले कैसे हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? ये मोदी के कारण नहीं, ये आपके एक वोट की ताकत है, जिसके कारण 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। आपके वोट ने मोदी को मजबूत बनाया और मोदी की योजनाओं ने गरीब को सशक्त बना दिया। और इसलिए इस पुण्य के हकदार अगर कोई है तो आपका एक एक वोट उसका हकदार है। हमने 4 करोड़ परिवारों को पीएम आवास दिए। हमने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को बैंक में खाते दिलवाए। हमने हर गांव तक बिजली पहुंचाई। हम हर घर जल पहुंचा रहे हैं। आज किसी गरीब को इलाज के लिए अपनी जमीन नहीं बेचनी पड़ती। उसके पास मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड है। और हम तो जानते हैं, मैं तो गरीबी से निकला हूं, मैं गरीबी को जिया हूं, गरीबों के बीच में पला बड़ा हूं। और इसलिए मैं अपने जीवन को आंखों के सामने जो चीजें देखी थी, आज भी अगर कोई गरीब मां बीमार हो जाती है तो परिवार में किसी को भी पता नहीं चलने देती कि उसे दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। वो मां दिन भर काम करती रहती है, पीड़ा सहती रहती है, परिवार में बच्चों को पता नहीं चलने देती कि मुझे इतनी बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि मां के मन में एक भाव रहता है कि अगर परिवार में पता चलेगा बच्चों को कि मैं बीमार हूं तो बच्चे मुझे अस्पताल ले जाएंगे। अस्पताल में भारी भरकम खर्चा हो जाएगा, बच्चों के माथे पर कर्ज आ जाएगा। तो मां सोचती है कि मुझे बच्चों को कर्ज में नहीं डूबने देना, मैं पीड़ा सहन करती रहूंगी और जब ईश्वर बुला लेगा तब चली जाऊंगी। ये मेरे देश की कोटि कोटि माताएं बीमारी सहती रही, लेकिन अगर मेरी माताओं को बीमारी सहनी है तो इस बेटे का दिल्ली में बैठने का क्या मतलब? और इसलिए आपके इस बेटे ने तय किया कि अब गरीब को बीमारी में इलाज की जिम्मेदारी मोदी उठाएगा। आज आयुष्मान योजना करोड़ों परिवारों को मुसीबत में अनेक प्रकार की सुविधाएं देता है। और भाइयों बहनों, मैंने एक और गारंटी लेकर के आया हूं। अब मैंने तय किया है कि आपके परिवार में जो 70 साल से ऊपर की आयु के बुजुर्ग हैं, और आजकल हर परिवार में पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी, काका, काकी ऐसे बुजुर्ग होते ही होते हैं। और 70 साल के बाद एक आध बीमारी तो आ ही जाती है, दवाई का खर्चा भी हो जाता है।
और जो बेटा बेटी कमाते हैं उनके सामने एक तरफ खुद के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम रहता है, रोजमर्रा की जिंदगी चलानी होती है और ऊपर से अपने परिवार के बुजुर्गों को संभालना होता है। लेकिन बीमारी आ जाए तो पूरा ध्यान बीमारी में लग जाता है और जो कमाने वाले बेटे बेटी हैं उन पर बहुत बोझ पड़ जाता है। तो मोदी ने गारंटी दी है, अब किसी कमाने वाले बेटे बेटी पर ये बोझ मैं नहीं पड़ने दूंगा। आपके परिवार के 70 साल से ऊपर के लोगों का बीमारी में इलाज, इसकी जिम्मेवारी अब मोदी उठाएगा। साथियों, सपा के दौर में यूपी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता था, दंगों को यूपी की पहचान बना दिया गया था। सपा की सरकार में हर महीने 2 से 3 बड़े दंगे होते थे। इसका नुकसान गरीबों को होता था, दुकानदारों को, कारोबारियों को, हर एक को होता था। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। साथियों, वोट के लिए, सत्ता के लिए सपा कांग्रेस वाले कुछ भी कर सकते हैं। सपा के शहजादे ने कभी कहा था कि माफिया की एंट्री पर रोक लगाएंगे और फिर वो माफिया के चरणों में ही जाकर के बैठ गए। सपा ने माफियाओं को पाला पोसा, उन्हें टिकट दिया। जो अपनी बात पर कायम नहीं रह सका वो आपकी लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता। साथियों, इंडी गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, ये इंडी गठबंधन वाली जितनी पार्टियां हैं ना, उन सब में कुछ अवगुण कॉमन है, उनकी पहचान है। एक, इंडी गठबंधन वाली सभी पार्टियां गौड़ सांप्रदायिक है। दूसरा, वे गौड़ जातिवादी है। तीसरा, वे गौड़ परिवारवादी है। इन लोगों ने हमेशा देश में दलितों, पिछड़ों को आगे बढ़ने से रोका। आप याद करिए, देश में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किसने किया था? उन्हें षड्यंत्र करके चुनाव किसने हराया था? कांग्रेस पार्टी ने। बाबा साहब को भारत रत्न किसने नहीं मिलने दिया? कांग्रेस पार्टी ने। इन लोगों ने एक दलित के बेटे रामनाथ कोविंद को जी अपमान किया। एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति चुनाव हराने के लिए पूरा इंडी गठबंधन इकट्ठा हो गया। और यही वो लोग हैं जिन्होंने राजा सोहेलदेव जैसे महान वीर का कभी सम्मान नहीं होने दिया। बीजेपी ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी की। आज उनके नाम पर ट्रेन चल रही है। साथियों, अब इंडी गठबंधन वाले दलितों, पिछड़ों का आरक्षण लूटने में लगे हैं। ये लोग दलितों, पिछड़ों का आरक्षण बंद करके उसे धर्म के आधार पर देने की साजिश कर रहे हैं। ये लोग पासी, जाटव, लोनिया, कुर्मी, यादव, बिंद, निषाद, कुर्मी, पटेल जैसी अनेक जातियों का सबका आरक्षण छीनने के लिए उन्होंने प्लान किया हुआ है और कर्नाटका में लागू किया। कर्नाटका में उन्होंने रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बना दिया और ओबीसी का सारा आरक्षण छीन लिया।
अब बंगाल में तो इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र खुला है। 2 दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने पर्दा उठाया। वहां क्या खेल चल रहा था? बंगाल में लगभग सारा ओबीसी आरक्षण मुसलमानों और घुसपैठियों को दिया जा रहा था। ये कांग्रेस, सपा, टीएमसी के गठबंधन साथी ये सब एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण की इस लूट में एक साथ खड़े हैं। और कौन एसटी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण के पक्ष में इनसे मोर्चा ले रहा है? इनके सामने आज सीना तान के कौन लड़ाई लड़ रहा है? ये मोदी लड़ाई लड़ रहा है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण मैं किसी हालत में उनको छीनने नहीं दूंगा। मैं धर्म के आधार पर खेल खेलने नहीं दूंगा। वंचितों का जो अधिकार है, वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। साथियों, इंडी गठबंधन तुष्टीकरण की सनक में हर हद पार कर रहा है। ये लोग राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं। सपा के नेता राम मंदिर को बेकार और पाखंड बताते हैं। कांग्रेस के शहजादे वो तो राम मंदिर पर ताला लगवाने का प्लान बना रहे हैं। इतना ही नहीं, इंडी गठबंधन वालों ने एक और ऐलान किया है। ये कह रहे हैं कि कश्मीर में आर्टिकल 370 धारा 370 फिर से वापस लाएंगे। यानी कांग्रेस फिर से कश्मीर को आतंकवाद की आग में झोंकेगी। कांग्रेस फिर से पाकिस्तान के हौसले बुलंद करेगी। ये फिर से हमारे सैनिकों का खून बहाना चाहते हैं। गाजीपुर की जनता ये होने नहीं देगी, मुझे पूरा भरोसा है। गाजीपुर लोगों को तो गर्व है कि आज जिस जम्मू कश्मीर की दुनिया में चर्चा हो रही है, वहां के चुनावों की चर्चा हो रही है, बढ़ चढ़ करके आज जम्मू कश्मीर का जो मतदान हो रहा है उसका गौरवगान हो रहा है, तो गाजीपुर के हर व्यक्ति को गर्व होता है कि गाजीपुर का बेटा आज जम्मू कश्मीर की कमान संभाल रहा है। कश्मीर के लोग भी देख रहे हैं विकास कैसे होता है। अब कश्मीर में भी लोग गाजीपुर का नाम जान गए हैं। साथियों, गाजीपुर ने देखा है कमल खिलता है तो विकास की खुशबू कैसे फैलती है। अब गाजीपुर में हर कोई कह रहा है काम तो बहुत भइल बा, अब कमवा दिखाई पड़त बा। सम्मान चाहिए कि माफिया के धौंस चाहिए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, गाजीपुर मांझीघाट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट हो, रेलवे स्टेशनों का विकास हो, सड़क, हाईवे, पुल, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, गोदाम, पेरिसेबल कार्गो, महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज की सुविधा, गाजीपुर में जो काम 60 वर्ष में नहीं हुआ वो हमने 10 साल में करके दिखाया है। साथियों, मुझे विकसित भारत के संकल्प के लिए गाजीपुर का भरपूर मार्गदर्शन समर्थन चाहिए। 400 पार में मुझे एक कमल गाजीपुर का चाहिए। मां भारती के चरणों में गाजीपुर का कमल भी चढ़ना चाहिए। चढ़ेगा? पक्का चढ़ेगा? 1 जून को भाई पारसनाथ राय जी को आप भारी बहुमत से जिताए और उन कमल के निशान पर दिया हुआ हर वोट मोदी के खाते में जाएगा। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। खबर कानपुर से आ रही है। रिफिलिंग के दौरान एलपीजी गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है।
ब्लास्ट में शॉप में आग लग गई। इलाके में हड़कंप मच गया है। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। अवैध रूप से चल रहा था एलपीजी रिफिलिंग का पूरा काला कारोबार। सिलेंडर से गैस निकाल एलपीजी गाड़ियों में की जाती थी रिफिलिंग। स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से चल रहा था काला कारोबार। सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में बाल बाल बचे स्थानीय लोग। बर्रा थाना क्षेत्र के दामोदर नगर इलाके का ये पूरा मामला है। देखिए, आज मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि बर्रा क्षेत्र में दामोदर नगर में कोई एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग का कोई दुकान है, वहाँ पर सिलेंडर एक्सप्लोड हुआ है। तो आग की संवेदनशीलता, क्षेत्र की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से फजलगंज से अग्निशमन वाहन और फिर नगर फायर स्टेशन से तत्काल प्रभाव से मौके निकाला गया और हम भी मौके के निकले। तो जब वहाँ पर जाके देखा गया कि एक सिलेंडर फटा हुआ था, जो उसका जो अवशेष थे बाहर पड़े हुए थे और पूर्ण रूप से आग उसमें लगी हुई थी। तो तत्काल प्रभाव से ही हमारे अग्निशमन कर्मियों द्वारा बड़े साहस से पूरी आग को बुझाया गया और पूरा क्षेत्र अंदर से पूरे दुकान को नज़दीक एरिया को सबको ठंडा किया गया और जो सिलेंडर्स अत्यधिक ताप में थे अंदर उनको बाहर निकाला गया और बाहर निकाल कर उनको पूरा ठंडा किया गया। किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं होनी। श्रावस्ती से बड़ी खबर आ रही है। डीएम कृतिका शर्मा ने किया मतदान। बगुरैया स्थित आदर्श मतदान केंद्र पर किया मतदान। डीएम ने की लोगों से मतदान करने की अपील। तो डीएम ने लोगों से मतदान करने की अपील की है। श्रावस्ती की डीएम कृतिका शर्मा ने अपना मतदान किया है, लोगों से मतदान करने की अपील की है। बगुरैया स्थित आदर्श मतदान केंद्र पर डीएम ने किया है मतदान। बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से। आजमगढ़ के कोल ककरहटा गांव में मतदान बहिष्कार। सुबह से अभी तक नहीं पड़ा एक भी वोट। पुल नहीं बनने की वजह से लोगों ने किया बहिष्कार। लोगों ने दिया पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा। तो चुनावी बहिष्कार इस बार लोकसभा चुनाव में जगह जगह देखने को मिल रहा है पूरे देश में। पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है और किसी ने भी मतदान नहीं किया। कोल ककरहटा गांव में मतदान का संपूर्ण बहिष्कार हुआ है। मतदान केंद्र पर एक भी व्यक्ति वोट देने नहीं पहुंचा। हम लोगों को परेशानी है पुल के लिए, रास्ता के लिए। और हम लोग बुनकर आदमी शाम सुबह आते जाते हैं। मलाहों से लफड़ा होता है, खेवाई ज्यादा मांगते हैं। हमारा नात रिश्तेदार आते हैं, उनको भी परेशान करते हैं। हम किसी को नहीं देंगे जब तक हमारा कोई काम नहीं होगा, तब तक हम प्रशासन के कोई आप लोग आपसे मिलने आए? कोई नहीं मिलने। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। सैकड़ों मतदाताओं ने किया मतदान बहिष्कार। क्रॉसिंग न बनने से नाराज सैकड़ों मतदाता सूचना मिलते ही पहुंचे डीएम, एसपी और पूर्व विधायक। ग्रामीणों को समझाने में जुटे सभी अधिकारी। रानीगंज विधानसभा के मसौली मतदान केंद्र का मामला है। तो एक और चुनावी बहिष्कार का मामला सामने आया है। वरिष्ठ अधिकारियों के समझाने बुझाने पर भी नहीं माने। रानीगंज विधानसभा के मसौली मतदान केंद्र का ये पूरा मामला है। एक भी व्यक्ति वोट देने नहीं पहुंचा। सैकड़ों मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार किया है। क्रॉसिंग न बनने से नाराज सैकड़ों मतदाताओं ने मतदान बहिष्कार किया है। कहते हैं देश हमारा स्वतंत्र है, ये सत्य है, लेकिन यहाँ का संसद ठीक नहीं है सर। और अब वो विधायक के कोटे में तो आता ही है रेलवे। नहीं आता है ना ये डीएम साहब इसको एक कुछ ये डीएम साहब और डीआरएम साहब आए तब कोई बात बन सकती है। और संसद जी जब ऐसी बात बोल चुके तो यहाँ की जनता जो है, नेताजी यहाँ की जनता जो है तो सब नाखुश हो गई है कि यार हम बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी में ऐसा गद्दार नेता है। तो हर बात और आपका कार्य विधायक जी सराहनीय है, आपका कार्य सराहनीय है, ये सत्य है, लेकिन संगम लाल का कार्य सराहनीय नहीं है। इसीलिए यहाँ की जनता खूब गुस्सा गई है, वोट नहीं पड़ेगा। और लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए चल रहे मतदान के बीच बांसी विधानसभा के अंतर्गत
जाल्हेखोर गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में ना ही सड़कें हैं और ना ही बंदे पर कोई मरम्मत कार्य किया गया हो। उन्होंने बताया कि हर बार बाढ़ में ये गांव पानी में डूब जाता है, जिसका कोई प्रतिनिधि संज्ञान नहीं लेने तक नहीं आता। वहीं मतदान बहिष्कार की सूचना मिलते ही बांसी के एसडीएम गांव में पहुंच गए, जहां पहुंचकर उन्होंने गांव के लोगों को समझाने की कोशिश की। सर, मेरा नाम मिठाई लाल है। मैं पीठासीन अधिकारी हूँ, भाग संख्या 41, प्राथमिक विद्यालय जाल्हेखोर में हम लोग वोटिंग कराने के लिए आए हैं। यहाँ पर 979 वोटर हैं, 511 पुरुष हैं और 468 महिलाएं हैं। जब तक कोई भी मतदान करने के लिए कर्मचारी नहीं, पब्लिक नहीं आया है। हम लोग क्या कर सकते हैं? अधिकारी आते हैं, पब्लिक है अपनी समस्याओं को उनसे कहती है, लोग नहीं मान रहे हैं तो क्या किया जाए। हम लोगों का काम है कि सुबह शाम 6 बजे की ड्यूटी है। अगर कोई नहीं आएगा तो हम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध कर चले जाएंगे और आएगा तो मतदान कराएंगे। श्रावस्ती में सपा विधायक इंद्राणी वर्मा ने चुनावी व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। इंद्राणी वर्मा का कहना है कि कई जगह पर ईवीएम मशीन खराब है, तो वहीं सपा के मतदाताओं को थाने में बैठाया जा रहा है ताकि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल न कर सकें। हमारी पार्टी को, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, माननीय राहुल जी के जो घोषणा पत्र है, किसानों का कर्ज माफी, नौजवानों को नौकरी, महिलाओं को 9,000 रुपया पेंशन, किसानों का कर्ज माफी होगा और जो गल्ला चल रहा है 5 किलो वो 10 किलो दिया जाएगा, किसान आटा का पैकेट दिया जाएगा और विशेषकर पुरानी पेंशन बहाल होगी, शिक्षा मित्रों को समान का समान वेतन दिया जाएगा। बस्ती लोकसभा सीट के हरैया विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अजय सिंह का मतदान करने के बाद बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना वोट सुशासन के नाम पर दिया है और आने वाले 4 जून को पूरे देश में सुशासन एक बार फिर से कायम होने जा रहा है। वहीं पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह के बीजेपी में शामिल होने से नाराजगी के सवाल पर विधायक ने कहा कि नेतृत्व के फैसले का सम्मान करते हैं, इसलिए पार्टी का निर्देश सर्वमान्य है। देखिए, इस तरह की बातें मुझे लगता है कि ये इतने बड़े नेता के मुझसे शोभा नहीं देती हैं कि हम 147 पे जा रहे हैं। 543 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अगर ये नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो सोच समझ के दिया है, जनता की नब्ज को टटोल करके दिया है, सुशासन के आधार पर दिया है। सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, उस आधार पर हमारी सरकार ने दिया है और निश्चित रूप से हम लोग 400 आंकड़े तक पहुंचेंगे। वोटरों की योजनाएं हैं वो तो देखिए हमने करके दिखाया है और वो सपने दिखा रहे हैं, और सपने तो 55 साल और कांग्रेस ने दिखाए। उस समय क्या हुआ? आज हम अगर कुछ हमने कहा तो किसानों की समृद्धि के लिए हमने काम किया, नौजवानों की समृद्धि के लिए, उनके नौकरी के लिए हमने काम किया, महिलाओं की समृद्धि के लिए हमने काम किया, गरीबों के लिए हमने काम किया, वंचितों के लिए हमने काम किया। हमने सुशासन भी दिया है, हमने विकास भी किया है, अपनी विरासत की रक्षा भी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने भी लालगंज मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने दावा किया कि इस बार इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और प्रतापगढ़ जिले में बीजेपी प्रत्याशी को करीब 2 लाख मतों से हराकर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी संसद में पहुंचेगा। सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने नेहरू गांधी की सरकार में कानून मंत्री के रूप में संविधान दिया जिससे हमें वोट देने का अधिकार मिला, तो उनको स्मरण करते हुए श्रद्धापूर्वक मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि आज़ाद भारत में मुझे वोट डालने का मौका मिला और मैंने अपना मतदान एक स्थिर, अस्थायी और जो सबको साथ लेकर चल सके, जो विकास और प्रगति की बात करे, बंटवारे की बात न करे, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर